हमारी किडनीज हर दिन लगभग 180 लीटर ब्लड फिल्टर करती हैं। 180 लीटर, मतलब अगर अंदाजा लगाना हो तो ये पानी की कई बड़ी बाल्टियों के बराबर है। 180 लीटर सुनकर ही लगता है कि बॉडी के अंदर कितना मैसिव काम चल रहा है। राइट, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जो यूरिन एक्चुअली बॉडी से बाहर निकलता है वो दिन भर में सिर्फ लगभग 1.5 लीटर ही होता है। हाँ। 1.5 लीटर्स ओनली। सही बात है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि बाकी का जो 178.5 लीटर्स है वो आखिर गया कहाँ? वही तो बॉडी का सबसे बड़ा मैजिक है। देखो, किडनी सिर्फ एक साधारण फिल्टर की तरह काम नहीं करती। ये एक बहुत ही हाईटेक रिसाइकलिंग और कंजर्वेशन का प्रोसेस है। मतलब वेस्ट निकालने के साथ साथ बचाना भी है। एग्जैक्टली। अगर वो सारा फिल्टर हुआ फ्लूइड बॉडी में वापस एब्जॉर्ब नहीं हुआ ना, तो इंसान कुछ ही घंटों में डिहाइड्रेशन से खत्म हो जाएगा। बॉडी को एक एक बूंद पानी का पूरा हिसाब रखना पड़ता है। ओह वाओ! तो इसी मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए आज के इस डीप डाइव में हम एनसीईआरटी बायोलॉजी के चैप्टर 16 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन को कंप्लीटली डिकोड करेंगे। बहुत जरूरी टॉपिक है ये। हाँ, और स्पेशली जो स्टूडेंट्स नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम इस चैप्टर के हर एक कॉन्सेप्ट, डेफिनेशंस और एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट लाइंस को बिल्कुल आसान इंग्लिश में समझेंगे ताकि एग्जाम का कोई पॉइंट छूटे नहीं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इस कचरे को या वेस्ट को बॉडी से निकालने की आखिर जरूरत ही क्या है। इसका रीजन बहुत डायरेक्ट है। हमारी बॉडी में लगातार मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चलती रहती हैं। सेल्स अपना काम कर रहे हैं, प्रोटीन्स टूट रहे हैं, और इस पूरे प्रोसेस में अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी चीजें बनती हैं, जो कि वेस्ट है। हाँ, और इसके अलावा हम जो खाना खाते हैं उससे सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड जैसे आयंस भी जमा होने लगते हैं। अगर ये सारा नाइट्रोजनस वेस्ट बॉडी में ही रह गया ना, तो ये बेहद टॉक्सिक या जहरीला हो जाता है। सही कहा। और यहीं पर एनसीईआरटी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन आती है। एज एनसीईआरटी स्टेट्स, ammonia is the most toxic form and requires large amount of water for its elimination, whereas uric acid, being the least toxic, can be removed with a minimum loss of water. ये लाइन ना बेसिकली इवोल्यूशन की पूरी कहानी बता देती है। कैसे? देखो, कौन सा ऑर्गेनिज्म कौन सा नाइट्रोजनस वेस्ट निकालेगा, ये पूरी तरह इस बात पर डिपेंड करता है कि उसके आसपास पानी कितना अवेलेबल है। मतलब उसका हैबिटेट क्या है। अच्छा। सबसे पहले बात करते हैं अमोनियोटेलिज्म की। अमोनिया एक ऐसा वेस्ट है जिससे फ्लश करने के लिए बहुत सारे पानी की जरूरत होती है। तो मतलब जो पानी में रहते हैं वही ये निकाल पाएंगे। एग्जैक्टली। जो ऑर्गेनिजम्स पानी के अंदर रहते हैं, जैसे बोनी फिशेज, एक्वाटिक एम्फीबियंस और एक्वाटिक इंसेक्ट्स, वो सीधा अमोनिया निकालते हैं। तो क्योंकि अमोनिया पानी में इजीली घुल जाता है, ये ऑर्गेनिजम्स इसको सीधे अपनी बॉडी सरफेस या गिल्स से डिफ्यूजन के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। बिल्कुल। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ ये याद रखना जरूरी है कि इन एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स में ना किडनी का कोई बड़ा रोल नहीं होता इस काम में। अच्छा, किडनीज में प्लेयर नहीं है यहाँ, लेकिन जैसे जैसे ऑर्गेनिजम्स जमीन पर आए तब तो पानी की कमी एक बड़ा चैलेंज बन गई होगी। अमोनिया को निकालने के लिए इतना पानी तो था ही नहीं। वही तो। इसीलिए जमीन पर रहने वाले ऑर्गेनिजम्स ने यूरियोटेलिज्म को अपनाया। जो मैमल्स हैं, जिसमें हम इंसान भी आते हैं, और कई मरीन फिशेज यूरिया निकालते हैं। पर यहाँ एक बड़ा कंफ्यूजन पॉइंट आता है, जहाँ मोस्टली स्टूडेंट्स गलती करते हैं। कौन सा कंफ्यूजन? लोग सोचते हैं कि यूरिया किडनीज में बनता है। वेट, वहां नहीं बनता? नहीं, बॉडी के सेल्स मेटाबॉलिज्म के दौरान अमोनिया ही बनाते हैं, लेकिन वो इतना टॉक्सिक है कि उसे ज्यादा देर ब्लड में नहीं रख सकते। तो लिवर उस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। ओह, तो लिवर कन्वर्ट करता है। ये पॉइंट जरूर हाईलाइट कर लेना चाहिए। हाँ, फिर वो यूरिया ब्लड के थ्रू किडनी तक पहुंचता है और किडनी उसे फिल्टर करके बाहर निकाल देती है। सूखे इलाकों में रहते हैं या हवा में उड़ते हैं, उनके पास तो पानी बचाने का और भी स्ट्रिक्ट मैकेनिज्म होना चाहिए, जैसे बर्ड्स और रेप्टाइल्स। ये तो वाटर कंजर्वेशन का एक्सट्रीम लेवल है। जो ऑर्गेनिजम्स यूरिकोटेलिक होते हैं, जैसे बर्ड्स, रेप्टाइल्स, लैंड स्नेल्स और इंसेक्ट्स, वो पानी का लॉस बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो वो क्या निकालते हैं? वो अपने नाइट्रोजनस वेस्ट को यूरिक एसिड के फॉर्म में निकालते हैं, एक गाढ़े पेस्ट या पेलेट की तरह। ये समझ लो कि ये एक तरह का ड्राई वेस्ट है जिसमें पानी का लॉस मिनिमम होता है। ये बहुत लॉजिकल है।
अगर एक कॉकरोच पानी बचाने के लिए ऐसी ट्रिक यूज कर रहा है, तो एवोल्यूशन के साथ साथ ये फिल्टर करने वाली मशीनरी भी तो चेंज हुई होगी ना। ह्यूमंस की एडवांस किडनी तक आने से पहले बाकी ऑर्गेनिजम्स में ये एक्सक्रीशन कैसे होता है? शुरुआत बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर्स से होती है। अगर प्लेटीहेल्मिन्थीज की बात करें, जैसे प्लेनेरिया या रोटिफर्स और एम्फिऑक्सिस, तो उनमें प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल्स होते हैं। अच्छा, फ्लेम सेल्स। हाँ, और इनका मेन काम सिर्फ वेस्ट निकालना नहीं है, बल्कि बॉडी में फ्लूइड और आयोनिक बैलेंस बनाए रखना है, जिसे ऑस्मोरेगुलेशन कहते हैं। राइट। और इसके बाद थोड़े और एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स आते हैं, जैसे अर्थवर्म्स और दूसरे एनालिड्स। उनमें नेफ्रिडिया होते हैं। बिल्कुल। और इंसेक्ट्स में, स्पेशली कॉकरोच में, मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स होते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स, राइट। और प्रॉन्स का क्या? क्रस्टेशियंस जैसे प्रॉन्स में एक्सक्रीशन के लिए एंटेनल ग्लैंड्स या जिन्हें ग्रीन ग्लैंड्स भी कहते हैं, वो होते हैं। ये पूरी लिस्ट मैच द कॉलम वाले क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लिस्ट याद रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं और ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पर फोकस करते हैं। हमारी ये जो फिल्टर मशीन है किडनी, ये एग्जैक्ट बॉडी में होती कहाँ है और दिखती कैसी है? हमारी किडनी बीन शेप की होती है और इसका कलर रेडिश ब्राउन होता है। इसकी लोकेशन बहुत स्पेसिफिक है। ये लास्ट थोरैसिक और थर्ड लंबर वर्टिब्रा के बिल्कुल बीच में होती है। और इसका साइज फिक्स है, लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी, 5 से 7 सेंटीमीटर चौड़ी, और इसका वेट करीब 120 से 170 ग्राम होता है। देखने में बाहर से तो ये किडनी बीन या राजमा जैसी लगती है, पर इसके अंदर की एनाटॉमी काफी कॉम्प्लेक्स होगी। मैंने पढ़ा है इसमें एक नॉच होता है। हाँ, किडनी के इनर साइड पर एक नॉच या गड्ढा होता है, जिसे हिलम कहते हैं। ये एक एंट्री गेट की तरह है। यहीं से यूरेटर, ब्लड वेसल्स और नर्व्स किडनी के अंदर जाती हैं। और हिलम के अंदर जाते ही क्या होता है? अंदर जाते ही एक फनल के शेप का बड़ा स्पेस मिलता है, जिसे रीनल पेल्विस कहते हैं। और इस पेल्विस के आगे कुछ प्रोजेक्शंस होते हैं, जिन्हें कैलिसेस कहा जाता है। अच्छा, और किडनी को अगर हम कट करके देखें तो 2 मेन जोन्स दिखते हैं ना, बाहर वाला और अंदर वाला। राइट। बाहर का लाइटर हिस्सा कॉर्टेक्स होता है और अंदर वाला डार्क हिस्सा मेड्यूला। मेड्यूला कोई एक सिंगल ब्लॉक नहीं है। हाँ, वहाँ पिरामिड्स होते हैं। एग्जैक्टली। ये कोनिकल या कोन शेप्ड हिस्सों में डिवाइड होता है, जिन्हें मेड्यूलरी पिरामिड्स कहते हैं। और यहाँ नीट के लिए एक बड़ा स्पेशल पॉइंट आता है। जो बाहर का कॉर्टेक्स है ना, वो इन पिरामिड्स के बीच में अंदर तक धंसा हुआ होता है। इस कॉर्टेक्स के एक्सटेंशन को ही कॉलम्स ऑफ बर्टिनी कहते हैं ना? बिल्कुल सही, कॉलम्स ऑफ बर्टिनी। अब आते हैं किडनी के असली हीरोज पर, यानी नेफ्रॉन्स पर। हाँ, नेफ्रॉन्स। एक किडनी में लगभग 1 मिलियन यानी 10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं। ये तो बहुत ज्यादा है। और ये सब बहुत कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं। एक नेफ्रॉन के 2 मेन पार्ट होते हैं, ग्लोमेरुलस और रीनल ट्यूब्यूल। ग्लोमेरुलस क्या होता है एग्जैक्टली? ग्लोमेरुलस प्रैक्टिकली ब्लड कैपिलरीज का एक गुच्छा है। जो ब्लड फिल्टर होने किडनी में आता है, वो एफरेंट आर्टीरियोल के थ्रू इस गुच्छे में एंटर करता है और फिल्टर होने के बाद इफरेंट आर्टीरियोल के थ्रू बाहर निकल जाता है। और इस गुच्छे को चारों तरफ से एक कप जैसी चीज घेरे लेती है, जिसे बोमन्स कैप्सूल कहते हैं। और मुझे याद है, जब हम ग्लोमेरुलस और बोमन्स कैप्सूल को मिला देते हैं तो उसे माल्पीजियन बॉडी या रीनल कॉर्पसल बोलते हैं। सही बात है। फिर बोमन्स कैप्सूल के बाद ये ट्यूब आगे बढ़ती है और काफी कॉइल्ड हो जाती है। इसे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या पीसीटी कहते हैं। और उसके बाद वो फेमस यू शेप। हाँ, एक हेयर पिन शेप का स्ट्रक्चर आता है, जिसे हेनलेज लूप कहते हैं। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक नीचे जाने वाला हिस्सा डिसेंडिंग लिम्ब और एक ऊपर जाने वाला असेंडिंग लिम्ब। और फिर ये वापस घूमती है। बिल्कुल। फिर ट्यूब वापस कॉइल होती है और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी डीसीटी बनाती है। आखिर में बहुत सारे नेफ्रॉन्स की डीसीटी एक सीधी ट्यूब में खुलते हैं, जिसे कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। ये प्रोसेस सुनने में लंबा लगता है, पर एक डाउट है, क्या ये 10 लाख नेफ्रॉन्स बिल्कुल एक जैसे ही दिखते हैं? नहीं, सब एक जैसे नहीं होते। इनको ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहले होते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स,
जो नंबर्स में बहुत ज्यादा होते हैं। इनमें क्या अलग होता है? इनका हेनलेज लूप काफी छोटा होता है और मेडुला में बहुत थोड़ा सा ही अंदर जाता है। और दूसरे होते हैं जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स। इनका लूप बहुत लंबा होता है जो मेडुला की बिल्कुल गहराई तक जाता है। अच्छा, और वासा रेक्टा कहाँ आता है इस पिक्चर में? वासा रेक्टा का रिलेशन एफरेंट आर्टीरियोल से। जो एफरेंट आर्टीरियोल ग्लोमेरुल से निकलता है ना, वो पूरी रीनल ट्यूब के चारों तरफ एक फाइन कैपिलरी नेटवर्क बनाता है जिसे पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज कहते हैं। ओके। इसी नेटवर्क का एक छोटा सा वेसल हेनलेज लूप के बिल्कुल पैरेलल चलने लगता है और एक यू शेप कैपिलरी बनाता है। इसे ही वासा रेक्टा कहते हैं। ध्यान रखना कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में वासा रेक्टा या तो होता ही नहीं है या बहुत रिड्यूस होता है। ये तो हो गई एनाटॉमी की बात। अब आते हैं उस बड़े सवाल पर जहां से हमने शुरुआत की थी, 180 लीटर फिल्ट्रेट से सिर्फ 1.5 लीटर यूरिन बनने का प्रोसेस। ये यूरिन फॉर्मेशन होता कैसे है? ये आखिर में 3 मेन स्टेप्स में पूरा होता है। सबसे पहला स्टेप है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। हमारा हार्ट 1 मिनट में जितना ब्लड पंप करता है उसका लगभग 1/5 हिस्सा यानी 1100 से 1200 ml ब्लड किडनी के पास आता है। 1 मिनट में 1200 ml ब्लड? हाँ, जब इतने प्रेशर से ब्लड ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज में आता है तो वहां से फिल्ट्रेशन शुरू होती है। ये फिल्ट्रेशन 3 लेयर्स के थ्रू होता है ना? ग्लोमेरुलर, ब्लड वेसल की एंडोथीलियम, बोमेन्स कैप्सूल की एपिथीलियम और उनके बीच की बेसमेंट मेम्ब्रेन। एग्जैक्टली। और यहाँ बोमेन्स कैप्सूल की एपिथीलियम में कुछ बहुत ही स्पेशल सेल्स होते हैं जिन्हें पोडोसाइट्स कहते हैं। पोडोसाइट्स, इनको हम एक स्ट्रिक्ट क्लब बाउंसर की तरह समझ सकते हैं। जैसे बाउंसर सिर्फ चुने हुए लोगों को अंदर जाने देता है ना? सही एग्जाम्पल है। ये पोडोसाइट्स इस तरह से अरेंज होते हैं कि उनके बीच में छोटे छोटे पोर्स बच जाते हैं जिन्हें स्लिट पोर्स कहते हैं। ये पोर्स इतने फाइन होते हैं कि ब्लड का सारा प्लाज्मा तो छनकर नीचे आ जाता है, पर जो बड़े ब्लड प्रोटीन्स होते हैं वो वहीं रुक जाते हैं। बाउंसर ने उनको वापस भेज दिया। इसीलिए इस प्रोसेस को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं और यही वो फिल्टर है जो हर मिनट लगभग 125 ml फिल्ट्रेट बनाता है, जो मल्टीप्लाई होके दिन का 180 लीटर्स बन जाता है। बिल्कुल। अब आता है स्टेप नंबर 2 जो कि है रीएब्जॉर्प्शन। उस 180 लीटर में से 99% हिस्सा बॉडी वापस सोख लेती है। पर ये रीएब्जॉर्प्शन ऐसे ही नॉर्मल नहीं होता। इसके 2 तरीके हैं, एक्टिव और पैसिव। डिफरेंस क्या है इन दोनों में? जो चीज़ें बॉडी के लिए बहुत कीमती हैं जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और सोडियम आयंस, बॉडी उनको खोना अफोर्ड नहीं कर सकती। तो ट्यूबल्स के सेल्स अपनी एनर्जी खर्च करके एक्टिव ट्रांसपोर्ट से इन्हें वापस खींच लेते हैं। अच्छा, और पैसिव में एनर्जी नहीं लगती? हाँ, नाइट्रोजनस वेस्ट और पानी को पैसिव तरीके से एब्जॉर्ब किया जाता है। उसके बाद तीसरा स्टेप आता है ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब लॉजिकली सोचो तो लगता है कि जब ब्लड को फिल्टर कर ही लिया, सारा वेस्ट निकाल दिया, तो वापस कुछ सीक्रेट करने की क्या जरूरत पड़ गई? यही तो ट्रिक है। किडनी का काम सिर्फ कचरा निकालना नहीं है, बॉडी फ्लूइड का पीएच और आयोनिक बैलेंस मेंटेन करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए ट्यूबल्स के सेल्स जानबूझकर हाइड्रोजन आयंस, पोटेशियम आयंस और अमोनिया को उस फिल्ट्रेट में डाल देते हैं ताकि ब्लड का पीएच एग्जैक्टली मेंटेन रहे। समझ गई। अब थोड़ा नेफ्रॉन के अलग अलग पार्ट्स का फंक्शन डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में क्या होता है? पीसीटी बेसिकली वर्कोहलिक है, सबसे ज्यादा काम यहीं होता है। लगभग 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट्स और पानी का रीअब्जॉर्प्शन यहीं खत्म हो जाता है। एग्जाम के लिए याद दिला दूं कि पीसीटी की इनर लाइनिंग पर सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम होता है। ये ब्रश बॉर्डर सरफेस एरिया बढ़ा देता है ताकि एब्जॉर्प्शन बहुत तेजी से हो सके। एकदम पॉइंट पर। इसके बाद फिल्ट्रेट पहुंचता है हेनलेज लूप में। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इसके डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्ब दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट काम करते हैं। ऑपोजिट कैसे? देखो, जो डिसेंडिंग लिम्ब है, जो नीचे जा रहा है, वो पानी के लिए परमेबल है, यानी उसमें से पानी आसानी से बाहर आ सकता है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स वहां से नहीं निकल सकते। तो अगर पानी बाहर निकल गया तो अंदर बचा हुआ फिल्ट्रेट गाढ़ा हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड बन जाएगा। सही बात है। अब जैसे ये फिल्टर असेंडिंग लिम्ब यानी ऊपर वाली ट्यूब में आता है, रूल्स चेंज हो जाते हैं। ये लिम्ब पानी के लिए इम्पर्मिएबल है पर इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए परमिएबल। तो अब पानी अंदर फंसा रह गया और इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर निकल गए।
जिससे फिल्ट्रेट वापस पतला यानी डाइल्यूट हो गया। एग्जैक्टली। फिर ये डाइल्यूट फिल्ट्रेट डीसीटी में आता है। यहाँ कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है, मतलब अगर बॉडी में सोडियम या पानी की कमी है सिर्फ तभी वो यहाँ एब्जॉर्ब होगा। और फिर एंड में आता है कलेक्टिंग डक्ट, जो थोड़ा कॉर्टेक्स से होते हुए मेड्यूला की गहराई तक जाती है। ये डक्ट बहुत सारा पानी वापस सोख लेती है, जिससे यूरिन हाईली कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है। हाँ। पर एक बात मुझे हमेशा कंफ्यूज करती है, कलेक्टिंग डक्ट थोड़ा से यूरिया वापस मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में डाल देती है। हम तो यूरिया बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो वापस क्यों डालना? मैमल्स आखिर अपना यूरिन इतना गाढ़ा करते कैसे हैं? इसे समझने के लिए काउंटर करंट मैकेनिज्म को समझना होगा। इसे तुम एक हीट एक्सचेंज सिस्टम की तरह समझ सकती हो, जहां दो फ्लूइड्स ऑपोजिट डायरेक्शंस में बहते हैं ताकि एफिशिएंसी बढ़ जाए। ये मैकेनिज्म हेनलेज लूप और वासा रेक्टा के ऑपोजिट फ्लो पर डिपेंड करता है। तो इससे क्या होता है? इससे ग्रेडियंट बनता है। कॉर्टेक्स में कॉन्सेंट्रेशन 300 मिली ऑस्मॉल लीटर इनवर्स होती है और मेड्यूला के अंदर जाते जाते ये 1200 मिली ऑस्मॉल लीटर इनवर्स तक पहुंच जाती है। ये पूरा खेल NaCl और यूरिया का है। अच्छा, NaCl काम कैसे करता है इसमें? अगर असेंडिंग लिम्ब NaCl को बाहर फेंक रहा है तो वो जाता कहाँ है? सीधे वासा रेक्टा के डिसेंडिंग लिम्ब में चला जाता है। फिर जब ब्लड वासा रेक्टा के असेंडिंग लिम्ब से ऊपर आता है तो वो उस NaCl को वापस इंटरस्टिशियम में छोड़ देता है। अरे वाह, मतलब वो उसको वहां लॉक कर देता है। और यूरिया के साथ भी यही होता है। कलेक्टिंग डक्ट से यूरिया निकलकर हेनलेज लूप के थिन असेंडिंग लिम्ब में घुस जाता है और फिर वापस घूमकर कलेक्टिंग डक्ट के पास आ जाता है। तो इसका मतलब हम यूरिया और NaCl दोनों का ही यूज कर रहे हैं यूरिन को गाढ़ा करने के लिए। यही तो नेचर का मास्टर स्ट्रोक है, एक बहुत ही फैसिनेटिंग ट्रैप। ये दोनों मिलकर मेड्यूला में इतना हैवी कंसंट्रेशन बना देते हैं कि कलेक्टिंग डक्ट में से पानी नेचुरली बाहर खींचने लगता है और इसकी वजह से हम अपना यूरिन 4 गुना तक ज्यादा गाढ़ा कर पाते हैं। माइंड ब्लोइंग। लेकिन इस पूरी कॉम्प्लिकेटेड मशीन को मैनेज कौन कर रहा है? नेफ्रॉन्स को आखिर कौन बताता है कि कब पानी ज्यादा बचाना है और कब ब्लड प्रेशर बढ़ाना है? रेगुलेशन कैसे होता है? ये सारा कंट्रोल हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म के पास होता है। एक तरह से हाइपोथैलेमस, JJA और हार्ट तीनों मिलकर टीम की तरह काम करते हैं। सोचो, अगर बॉडी में पानी की कमी हो गई, ब्लड वॉल्यूम ड्रॉप हो गया, तो तुरंत बॉडी के ऑस्मो रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाएंगे। और फिर हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड से ADH यानी एंटी डाययूरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन रिलीज करवाएगा। ये ADH DCT और कलेक्टिंग डक्ट से पानी का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है, तो डायूरिसिस या पानी का लॉस रुक जाता है। हाँ, और ADH ब्लड वेसल्स को थोड़ा सिकोड़ता भी है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है और फिल्टर रेट नॉर्मल पे आ जाता है। पर अगर सिर्फ पानी नहीं, ओवरऑल ब्लड प्रेशर और GFR अचानक से गिर जाएं, तब JGA पिक्चर में आता है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस। हाँ, यहाँ रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म काम करता है। ये नीट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब GFR गिरता है, GGA के सेल्स रेनिन रिलीज करते हैं। और स्टूडेंट्स को ध्यान रखना है कि ये सिंगल N वाला रेनिन है। ये रेनिन क्या करता है? खून में एक प्रोटीन होता है एंजियोटेंसिनोजेन, उसको एंजियोटेंसिन 1 में और फिर एंजियोटेंसिन 2 में बदल देता है। बिल्कुल, एंजियोटेंसिन 2 एक बहुत ही पावरफुल वैसोकंस्ट्रिक्टर है। ये ब्लड वेसल्स को कंप्रेस करता है, जिससे ब्लड प्रेशर तुरंत बढ़ जाता है। और ये एक और काम करता है, एड्रीनल कॉर्टेक्स को सिग्नल देता है कि ऑल्डोस्टेरॉन रिलीज करो। और ऑल्डोस्टेरॉन सोडियम और पानी को ट्यूब्यूल से वापस एब्जॉर्ब कर लेता है। ये तो इमरजेंसी रिस्पॉन्स जैसा हो गया। पर अगर BP बहुत ज्यादा ही शूट अप हो जाए तो क्या बॉडी के पास कोई सेफ्टी वाल्व है? हाँ ना, हमारा हार्ट सेफ्टी वाल्व का काम करता है। जब हार्ट के एट्रिया में ब्लड फ्लो जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है तो वो ANF यानी एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर रिलीज करते हैं। ANF क्या करता है? ये ब्लड वेसल्स को रिलैक्स यानी वैसोडाइलेशन कर देता है, जिससे प्रेशर कम हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ANF रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म पर एक चेक या ब्रेक की तरह लग जाता है। क्या सिस्टम बनाया है! अब फाइनली यूरिन बन गया। ये यूरिन कलेक्टिंग डक्ट से होते हुए यूरिनरी ब्लैडर में जमा होने लगता है। जब ब्लैडर भर जाता है तो उसकी वॉल पर जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं,
वो स्ट्रेच हो जाते हैं और हमारे CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सिग्नल भेजते हैं। फिर CNS से मोटर सिग्नल्स वापस आते हैं जो ब्लैडर के स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और यूरेथ्रल स्फिंक्टर को रिलैक्स करते हैं। इसी पूरे प्रोसेस को हम मिक्चुरेशन या आम भाषा में यूरिन पास करना कहते हैं। एक अडल्ट ह्यूमन एक दिन में कितना यूरिन पास करता है? लगभग 1 से 1.5 लीटर्स। और ये यूरिन हल्के पीले रंग का होता है। इसका pH करीब 6.0 होता है, मतलब स्लाइटली एसिडिक, और इसके थ्रू हर दिन लगभग 25 से 30 ग्राम यूरिया बाहर निकलता है। और यूरिन का चेकअप हमेशा बीमारियों को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है, एक डायग्नोस्टिक टूल की तरह। बिल्कुल। यूरिन बॉडी का रिपोर्ट कार्ड है। अगर इसमें ग्लूकोज मिल रहा है, जिसे हम ग्लाइकोसूरिया कहते हैं, या कीटोन बॉडीज मिल रही हैं जिन्हें कीटोन्यूरिया कहते हैं, तो ये डायरेक्टली डायबिटीज मेलिटस की तरफ इशारा करते हैं। एक और चीज, एक्सक्रीशन का मतलब सिर्फ किडनी नहीं है। हमारी बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स भी इस क्लीनअप में लगे रहते हैं। जैसे लंग्स, वो हर मिनट करीब 200 ml CO2 बाहर निकालते हैं। और लिवर, जो बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड है, वो बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन और कोलेस्ट्रॉल को वेस्ट के तौर पर मल के साथ बाहर कर देता है। हमारी स्किन का भी तो रोल है। हाँ, स्किन के स्वेट ग्लैंड्स, पसीने का प्राइमरी काम तो बॉडी का टेम्परेचर हिराना है, पर इसके साथ थोड़ा NaCl, यूरिया और लैक्टिक एसिड भी बाहर निकल जाता है। और सिबेशियस ग्लैंड्स सीबम के थ्रू स्टीरॉल्स, हाइड्रोकार्बन्स और वैक्स निकालते हैं। यहाँ NCERT का एक बहुत फनी लेकिन ट्रू फैक्ट है। एज NCERT स्टेट्स, स्मॉल अमाउंट्स ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट्स कुड बी एलिमिनेटेड थ्रू सलाइवा टू। मतलब हमारी लार या सलाइवा से भी थोड़ा बहुत वेस्ट निकल जाता है ना कमाल की बात। पर जब ये एक्सक्रीटरी सिस्टम ठीक से काम करना बंद कर दें तो बहुत सीरियस डिजीजेस हो सकती हैं। सबसे कॉमन है यूरीमिया। यूरीमिया मतलब? जिसमें ब्लड के अंदर यूरिया जमा होने लगता है। ये बहुत टॉक्सिक है। अगर इसको ठीक ना किया जाए तो किडनी पूरी तरह फेल हो सकती है। ऐसे पेशेंट्स की लाइफ बचाने के लिए हीमोडायलिसिस करनी पड़ती है, जिसे हम आर्टिफिशियल किडनी भी बोलते हैं। इस डायलाइसिस मशीन का लॉजिक बहुत ही सिंपल और साइंटिफिक है। एक मशीन होती है जिसमें एक सेलोफेन ट्यूब लगी होती है। उस ट्यूब के चारों तरफ एक फ्लूइड भरा होता है, जिसे डायलाइजिंग फ्लूइड बोलते हैं। और उस फ्लूइड का मेकअप बिल्कुल हमारे खून के प्लाज्मा जैसा होता है, बस उसमें कोई नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होता। तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट वाले रूल के हिसाब से खून में जो यूरिया है वो नेचुरली निकलकर उस फ्लूइड में मिक्स हो जाता है और ब्लड साफ हो जाता है। पर जब ब्लड बाहर निकालेंगे तो वो जम भी तो सकता है ना? इसीलिए ब्लड निकालते वक्त उसमें एंटीकोआगुलेंट जैसे कि हेपरिन मिला दिया जाता है, और जब वो साफ ब्लड वापस पेशेंट की वेन में डालते हैं तो उसमें एंटी हेपरिन मिलाते हैं ताकि प्रोसेस बैलेंस हो जाए। बहुत ब्रिलियंट मैकेनिज्म है। और किडनी स्टोन्स, जिसे मेडिकली रीनल कैल्कुलाई कहते हैं, वो क्या होते हैं? वो क्रिस्टलाइज सॉल्ट्स, स्पेशली ऑक्सिलेट्स के बने होते हैं जो किडनी के अंदर इकट्ठा हो जाते हैं। इसके अलावा एक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी होता है जिसमें किडनी के ग्लोमेरुलाई में स्वेलिंग या सूजन आ जाती है। और अगर किडनी बिल्कुल ही कंप्लीटली फेल हो जाए तो क्या डायलिसिस लाइफ लॉन्ग चलता है? डायलिसिस टेम्प सॉल्यूशन है, परमानेंट सॉल्यूशन सिर्फ किडनी ट्रांसप्लांटेशन ही है। इसमें कोशिश यही होती है कि जो डोनर हो वो पेशेंट का बहुत ही क्लोज रिलेटिव हो, ताकि पेशेंट का इम्यून सिस्टम उस नई किडनी को रिजेक्ट ना करे। अच्छा, तो ओवरऑल अगर हम नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर को सम अप करें तो यही सीखने को मिलता है कि हमारी किडनी सिर्फ एक सिंपल छलनी या फिल्टर नहीं है। वो हमारी बॉडी का सबसे बड़ा स्मार्ट केमिकल इंजीनियर है जो एक एक बूंद पानी और आयंस का प्रिसाइज बैलेंस बनाता है। एकदम परफेक्ट एनालॉजी है, एक मास्टर इंजीनियर जो चुपचाप अपना काम कर रहा है। तो आज के इस डीप ड्राइव सेशन को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, लेकिन जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थॉट आप सब स्टूडेंट्स के लिए। हमने पढ़ा कि डायलिसिस मशीन या आर्टिफिशियल किडनी पैसिव डिफ्यूजन पर काम करती हैं। उसमें हमारे असली नेफ्रॉन वाले एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन या हार्मोनल फीडबैक की पावर नहीं होती। क्या फ्यूचर में बायोमेडिकल इंजीनियरिंग इतनी एडवांस हो जाएगी कि हम ऐसी आर्टिफिशियल किडनी बना लें जो ADH या रेनिन पर रिएक्ट कर सके? इसके बारे में जरूर सोचिए, अपनी तैयारी मेंटेन रखिए और कॉन्सेप्ट्स को ऐसे ही डीपली समझते रहिए।